प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा पीएम योजना द्वारा देश के सभी नागरिकों और मध्यम वर्ग गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। देश के सफल बड़ा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम योजना द्वारा देश के सबसे गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और भलाई में सुधार के लिए वे अपनी निकटतम सरकार में जाकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं। यह योजना देश की आवश्यकता है। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आने वाले अस्पताल या निजी अस्पताल के लिए ये कमजोरों के लिए एक आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में आयुर्वेद के शिक्षक और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय दर्जा दिया है। इसके अलावा WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना है। आयुर्वेद भारत की विरासत है। हमारा पारंपरिक ज्ञान सब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। इस प्रकार भारत विश्व की पारंपरिक औषधालय के रूप में उभरता है। जैसे पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र अब तक आयुर्वेदिक के आयुष प्रभाव के तहत एक वैश्विक कल्याण केंद्र बन रहा है। आयुष विभाग के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सक जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और चाल्य विभाग में किया है, उन्हें गैजेट अधिसूचन दिनांक 19/11/2020 के अनुसार 2 प्रकार के दंत रोगों के अलावा 29 विभिन्न प्रकार की सामान्य सर्जरी और 9 प्रकार की नेत्र शैल चिकित्सा करने की अनुमति है। इस प्रकार की सर्जरी का लाभ गुजरात के आम आदमी उठा सकते हैं। उसके लिए नेशनल एजुकेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे संगठन से कहा गया है, जिसके चलते एक पंजीकृत अस्पताल की स्थापना की गई है जो सभी अस्पतालों को कवर करने के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संगठन में पंजीकरण कम से कम 10 बड़े बेड के साथ पीएम जया के तहत पंजीकृत है। योजना के कवरेज के संबंध में अध्यक्ष नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन गुजरात और अध्यम सचिव एसोसिएशन सूरत के अलग अलग पत्रों में प्रतिनिधित्व किया है, जो राज्य में कम से कम 10 बिस्तरों वाले सभी आयुर्वेद और पीएम को जमा करने के लिए इसके साथ संलग्न है। प्रधान योजना आयुर्वेद उपचार का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आप सब लोगों का, पुष्कर जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद। आप सब लोग आए एक छोटे से आमंत्रण पर कि आयुष इम्पैनलमेंट है क्या, पहले इसकी जानकारी लेते हैं। बिफोर उसको जाने से पहले हम एक डिफरेंस समझते हैं हमारे बीच में और जो एक एलोपैथी सोसाइटी है। मैं दवाइयों की लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वो हमारा कोई डिस्कशन नहीं, ना हमारा कोई इस चीज़ का सेमिनार है कि आज क्यों क्लाइंट या पेशेंट की अप्रोच उनके पास ज़्यादा है। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, नहीं सर, दे आर मोर सिस्टमाइज देन अस। जवाब क्या है? सिस्टमाइजेशन उनके पास हमसे ज़्यादा है। आज अगर हम बात करें पिछले 2 साल में जो आयुर्वेद के प्रति एक श्रद्धा है, बढ़ा है, एब्सोल्युटली हम सब जान रहे हैं कि 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 2019 में कोविड आने से पहले कुछ नई चीज़ें, मैं किसी सरकार को धन्यवाद नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ सब सरकारों को धन्यवाद कह रहा हूँ। उनके कंबाइंड एफर्ट से IRDA ने एक लॉ निकाला। उस लॉ ने क्या निकाला? IRDA का एक लॉ है जो भी हम डिस्कस करेंगे आज, वो कहाँ लिखा हुआ है। उसने एक लॉ निकाला कि अब जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, IRDA कौन है उसके बारे में बताता हूँ। IRDA जिस प्रकार RBI है बैंक्स का, उस प्रकार IRDA है इंश्योरेंस का। उसने क्या लॉ निकाला? उसने ये कहा कि अब से जितनी भी पॉलिसी बनेंगी उन सब के अंदर आयुष इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। यानी आयुष को मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि भाई आप 10,000 सम एश्योर्ड में दो, 25,000 दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, कंप्लीट दो, वो आपकी इच्छा है एज पर दी पॉलिसी, लेकिन आपको देना पड़ेगा, मैंडेट। तो ग्रेजुअली कंपनियों ने क्या किया? कुछ प्रीमियम्स बढ़ाए। अगर आप सबने अगर करा रखा होगा तो सबके प्रीमियम बढ़े होंगे पिछले 2 साल में, 2,000 प्रीमियम्स बढ़ाए। उस प्रीमियम में आयुष इंक्लूजन डाला। आयुष इंक्लूजन डालने के बाद फिर एक लड़ाई शुरू हुई कि जी क्या डे केयर सेंटर्स को, जबकि 2019 में ये रूल आ गया कि डे केयर सेंटर को भी कैशलेस सुविधा दी जाएगी। गवर्नमेंट ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट ने पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट लाए। वो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर क्या आया? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का कैशलेस का, रिटायरी का और वर्किंग वालों का पेमेंट का पंचकर्म डे केयर का पैनल उतारा गया। अगर हम कंपेयर करें, जब मैं एलोपैथी में जॉब करता था तो मैं पार्क हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो मैंने बॉस से पूछा, मैंने कहा सर, मैंने हर सेमिनार में बात बताता हूँ, मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या चक्कर है कि 100 बेड के अस्पताल में आप प्राइवेट पेशेंट नहीं लेते हो, आप ये क्यों ECHS, CHS, ESI इन पे पड़े रहते हो? रेट भी कम है इनके रेट भी बहुत कम है, तो आप क्यों लेते हो इनको? प्राइवेट वाला तो अभी कैश दे जाएगा, रिटायरी का पैसा 6 महीने, 8 महीने, 11 महीने बाद आएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मुझे दी। वो क्लियरली बोला कि डॉक्टर विकास, अगर प्राइवेट पेशेंट ठीक हो गया तो छुट्टी मांग लेगा, और नहीं ठीक हुआ
तो छुट्टी मांग के दूसरे के अस्पताल चला जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का जिसके नाम का रेफरल आता है वो उसके वहाँ स्टे करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि आपके नाम का रेफरल है, आप मेरा पूरा उपचार करें, तो हमें अपनी सर्विस देने का पूरा मौका मिल जाता है। उससे बेनिफिट उनका क्या हुआ कि एक तो जो बेड की कैपेसिटी है वो मेंटेन हो जाती है। अगर आज हम बात करें जितने भी, चाहे वो मैक्स हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी बेड, अगर अस्पताल 100 बेड का है, वो प्राइवेट से 100 बेड नहीं भर सकता, इम्पॉसिबल। ओपीडी अच्छी चला सकता है, ओपीडी चलाने से सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, बस आप अपने बेसिक स्टाफ के खर्चे निकाल सकते हैं, पूरे अस्पताल की मेंटेनेंस नहीं करा सकते आप। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आप सब लोग नर्सिंग होम चलाते हैं तो आपको खुद पता है, हम अपनी ओपीडी में दिन भर मेहनत करते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या निकाल के लाते हैं, उनका तनख्वाह बांट देते हैं, अपनी तनख्वाह घर ले आते हैं। बट वी आर नॉट ग्रोइंग। या तो हम एलोपैथी में आए तो हम ग्रो करेंगे, अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण पे आएंगे तो ग्रो कौन कर रहा है, या तो बहुत बड़े जाइंट्स हैं जिनके पास बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, या तो वो ग्रो कर सकते हैं और पिछले 2 साल में वही बंद पड़